नमस्कार नमस्कार लर्नर्स पैराडाइज में आपका स्वागत है। मेंस पेपर डिकोड 2 की कड़ी में ये दूसरा ऑडियो स्लाइड के माध्यम से डिकोड पेपर है, पेपर 2, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी के पोर्शंस हैं। ये पेपर भी पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट ए पार्ट बी में आपको मिलेगा। दोनों ही 150 नंबर के रहेंगे। टोटल 300 नंबर का पेपर रहेगा, जिससे आप हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में चाहें लिख सकते हैं। 3 घंटे का यह पेपर रहेगा। इसमें भी प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 3 3 मार्कर रहेंगे, 2 5 मार्कर रहेंगे और 1 11 मार्कर रहेगा। पहले यूनिट की यदि मैं बात करूं तो इसमें संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासनिक संरचना पेपर का नाम है। इकाई 1 में बात करूं तो भारतीय संविधान। अब देखिए, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण में सभी एक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, जितने भी आपके एक्ट हैं 1773 से लेकर 1947 तक, वो भी संविधान निर्माण की प्रक्रिया का ही एक अंग थे, चाहे वो भारत की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हों। तो यहाँ पर आपको एक्ट सारे पढ़ने हैं। एक्ट के बाद प्रक्रिया, यानी कब संविधान सभा की मांग की गई, संविधान सभा की बैठकें कैसी हुई, कब उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, कब प्रारूप समिति बनी, कब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, सारी प्रक्रियाएं। ये तो मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ये सारी प्रक्रिया याद करनी है। संविधान सभा पूरी याद करनी है। संविधान सभा की जो समितियां बनी हैं वो। उसके बाद विशेषताएं, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं थी, संविधान सभा की क्या विशेषताएं थी। संविधान सभा की आलोचनात्मक मूल्यांकन भी कहीं कहीं पूछा जाता, तो संविधान सभा की आलोचना भी आपको लिखना है। संविधान को जो उदारत का थैला कहते हैं वो तरीके से उसकी आलोचना ही करते हैं हम, वो आपको वो भी देखना है। मूल ढांचे की अवधारणा कहाँ से आई, मूल ढांचा क्या है, यह अवधारणा कब आई, कैसे आई, किस प्रकार विद्यमान है, ये आपको देखना है, क्या है, क्यों आई। उसके बाद संशोधन, तो संशोधन क्या है, संशोधन के प्रकार क्या है, संशोधन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, संशोधन की प्रक्रिया में बोलूँ ना तो आप लोग 3 बताते हैं, एक साधारण बहुमत से, एक राज्यों और उनके विशेष बहुमत से, और एक जो आप बताते हैं वो बताते हैं आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुसमर्थन से। लेकिन ये प्रक्रिया नहीं है, ये संविधान संशोधन के आपने प्रकार लिखे हैं। प्रक्रिया क्या होगी, एक बिल लाया गया, ड्राफ्ट लाया गया, उस पर बहस हुई, उसको एक सदन से पारित करके दूसरे सदन में दिया गया, वो दूसरे सदन में पारित हुआ, उसके बाद वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए गया, वहां पर हस्ताक्षर होने के बाद कानून बन गया, संशोधन हो गया, राजपत्र में प्रकाशित हो गया। प्रमुख संशोधन, उनके प्रकार। संशोधन प्रमुख वही करना है जो मैंने प्री में छाट के दिए थे, प्री में भी उसमें से प्रश्न बन गए थे। वैचारिक तत्व की बात करें, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसमें संशोधन हुआ या नहीं हुआ, किया जा सकता है तो कब किया गया, क्या क्या शब्द जोड़े गए, उसके एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर समाजवादी का अर्थ क्या है, एकता का अर्थ क्या है, अखंडता का अर्थ क्या है, बंधुता का अर्थ क्या है, एक एक चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। इससे संबंधित वाद कि संविधान में कौन कौन से इससे संबंधित वाद थे, ये आपको देखने पड़ेंगे। मूल अधिकार क्या है, कौन से अनुच्छेद में है, कहाँ से लिए गए, मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकार राज्य के लिए निषेध अधिकार का काम करते हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्या थी, अलग अलग 3 मार्कर में अलग अलग मूल अधिकार भी बन सकते हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, 16 ऐसा दे दिया हो, अस्पृश्यता का अंत दे दिया हो, लोक सेवा में अवसर के नियोजन की समानता दे दी हो, ऐसे भी आपसे प्रश्न बन सकते हैं। अलग अलग शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से हैं, शैक्षणिक योग्यता के अधिकार कौन कौन से, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार कौन कौन से, ऐसे प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। ये एक एक चीज़ डिकोड कर रहा हूँ मैं, उस आधार पर आप लोग अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और अपनी जो है वो पढ़ाई कीजिएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्व की यदि मैं बात करूं, डीपीएसपी की आवश्यकता क्या थी, क्या विशेषताएं हैं, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। क्या ये अपने लक्ष्यों को हासिल करने में, क्या ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाब हुआ डीपीएसपी से, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कर्तव्य में भी आपको सेम चीज़ है कि क्या आवश्यकता थी, क्या कारण थे जो इसको लाया गया, क्या उपयोगिता है, और इनकी आपस में जो तुलना भी आपको करनी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। संघवाद व केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, केंद्र राज्य संबंध में वित्त आयोग आ जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद आ जाएगी, नीति आयोग आ जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद आ जाएगी, सब आ जाएंगे। अब देखिए, ये डिकोड है सिलेबस, ये आप लोग
कुछ लोग समझ पाते, कुछ लोग नहीं समझ पाते कि इसके अंतर्गत ये पढ़ना है। केंद्र राज्य संबंध में आपको सरकारी आयोग भी पढ़ना है, एमएम पुंछी आयोग भी पढ़ना है, प्रशासनिक सुधार आयोग भी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको केंद्र राज्य संबंध में पढ़नी है। जब मैं अभी आंसर राइटिंग करवाऊंगा तो दूंगा, और ये बता के दूंगा कि इसके अंतर्गत आया था। ये अभी यहाँ पे भी बता रहा हूँ, इतना डिकोड कोई करके नहीं बताएगा आपको। इसके बाद उच्चतम न्यायालय कब बना, क्या इसके क्षेत्राधिकार हैं, चाहे वो अपीली हो, अभिलेखी हो, या इसके बुनियादी क्षेत्राधिकार में आता हो, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनमें नियुक्तियाँ कैसे होती हैं, उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, क्यों ज़रूरी है, क्या इस पर विचार किया जाना चाहिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। न्यायिक सक्रियता क्या है, क्या ये सकारात्मक है या नकारात्मक है, बैलेंस आपको करना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। आप लोक अदालत क्या है, पीआईएल क्या होती है, क्यों आई थी, कब अस्तित्व में आई, इनके क्या उपयोग हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। आर्टिकल 32 भी आप यहीं पे पढ़ेंगे एक बार। अगर मैं इकाई 2 की बात करूं, यूनिट 2 की बात करूं, तो भारत निर्वाचन आयोग, सब यूनिट से 30 नंबर का आएगा, बार बार कह रहा हूँ, पूरी यूनिट्स करिएगा। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, ये आपकी प्री वाले यूनिट हो गई, आयोग हो गए आपके प्री वाले। आपको इनका संगठन, इनकी कार्यप्रणाली, ये संवैधानिक संस्थाएं तो क्या इनके संवैधानिक उपबंध हैं, क्या ये स्वतंत्र निकाय हैं तो उसके लिए क्या उपयोग किए गए हैं, इनके पदाधिकारी, सेवा शर्तें, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर याद करनी है। इनके उद्देश्य, कार्यप्रणाली, इनके द्वारा किए जाने वाले 2 कार्य और अनुशंसाएं, कम से कम 2, 3, 4, 5 तो कर ही लीजिएगा भाई। अब ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस बार में, इसको समझने में बहुत से लोगों को दिक्कत हुई थी और मुझे मैसेज भी आए थे। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका। अच्छा, भारतीय राजनीति में जाति क्या भूमिका निभाती है? आपने देखा होगा यूपी में हर जगह जाति के नाम पे वोट डालते हैं, वो हमारा कैंडिडेट खड़ा हुआ है, हम उसी को वोट डालेंगे। यादव तो यादव को वोट डालेंगे, दलित मायावती जी को वोट डालेंगे, ठाकुर योगी को वोट डालेंगे, ब्राह्मण किसी ब्राह्मण को वोट डालेंगे। तो जातिगत समीकरण बनते हैं, तभी तो ये ओबीसी आरक्षण का मुद्दा आपका अटका हुआ है एमपी में। क्यों अटका हुआ है? यही जाति की भूमिका है भारतीय राजनीति में। धर्म, एक विशेष धर्म हमारे विशेष को वोट देगा, वो विशेष धर्म विशेष को वोट देगा, अरे हमारा धर्म का आदमी खड़ा हुआ है, हम उसको वोट देंगे। भारतीय राजनीति में ये पराकाष्ठा हो चुकी है अब इन चीज़ों की। वर्ग, वही हमारे जो कैटेगरी कास्ट है हमारी, उस वर्ग के हिसाब से जाति, वर्ग और धर्म के नाम पे हम वोट डालते हैं। तो इसने भारतीय राजनीति में कितनी गहरी पेठ बना ली है कि हम अच्छा कैंडिडेट नहीं देखते हुए सिर्फ धर्म और जाति के नाम पे वोट डालते हैं। तो ये वहाँ पर ये हमको बताना है, इसके मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। नृजातीयता आपको करना है। नृजातीयता मतलब ऐसा समूह जो जनसंख्या में अपनी अलग पहचान रखता है, अलग विशेषता के कारण, पर रहते वही हैं उन्हीं जनसंख्या के बीच। जैसे मान के चलिए कि हम 100 लोग एक जगह रह रहे हैं, नृजातीयता क्या होती है वो बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। 100 लोग हम रह रहे हैं कहीं, तो एक ऐसे 20 लोगों का समूह जिनकी एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान हो, लेकिन रह हमारे साथ ही रहे हैं, वो जीवन यापन हमारे साथ ही कर रहे हैं, वो जीवन यापन हमारे साथ कर रहे हैं, रह हमारे साथ ही रहे हैं वो, लेकिन वो अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं एक सांस्कृतिक रूप से। तो ये नृजातीयता होता है। ये भी भारतीय, जैसे एंग्लो इंडियन हो गया, पारसी समुदाय हो गया, नृजातीयता पे। भाषा व लिंग की भूमिका देखें, भूमिहार वोट है तो भूमिहार में लगेंगे। क्यों? कहीं भी कोई नेता साउथ में जाएगा तो वहाँ की लैंग्वेज में बोलेगा, ट्रांसलेटर रहता है। नॉर्थ में आएंगे तो नॉर्थ की लैंग्वेज में बोलेंगे, बिहार यूपी गए तो भोजपुरी में बोलेंगे। ये भाषा की भूमिका है वहाँ पर। लिंग की भूमिका, यानी महिला विधायक, पुरुष विधायक, इनकी क्या भूमिका है भारतीय राजनीति में। तो ये सब है ना कि भारत की राजनीति में आजकल जो भूमिकाएं आ गई है ना, धर्म जाति के नाम पर वोट, ये सब ये है। इसके हम बहुत अच्छे आपको उत्तर भी प्रोवाइड करवाएंगे, आंसर राइटिंग भी करवाएंगे, ठीक है। भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान एवं व्यवहार। भारतीय राजनीति में क्या राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, क्या इनकी योग्यताएं राजनीतिक दल बनने की, क्या ये जनता पे उम्मीदों पे खरे उतर पाए हैं, इनको चुनाव चिन्ह किसे दिया जाता है,
क्या कार्यप्रणाली होती है। दबाव समूह भी यहीं पे आपके आ जाएंगे। मतदान व्यवहार मतलब मतदान के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं राजनीतिक दल। सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन आपकी सोसाइटी में जो होते हैं। राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे, इसी में आपको जो राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं। हेलो, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि हाँ, राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे। तो राजनीतिक दल मतदान व्यवहार वाला तो मैंने आपको बता दिया, सिविल सोसाइटी। अब ये आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों आपको यहीं पढ़ना है। राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे में आंतरिक बाह्य स्वतंत्रता सुरक्षा पढ़ना है, जैसे नक्सलवाद, आतंकवाद, राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद, ये सारे आपको यहीं पर, अलगाववाद, ये सारे आपको यहीं पे पढ़ने हैं। अगर मैं अगला देखूं यूनिट 3, संविधान में 73, 74 अमेंडमेंट संशोधन के संदर्भ में जन भागीदारी व स्थानीय शासन क्या है। तो 73rd 74th अमेंडमेंट कब हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी, इनमें क्या प्रावधान थे, इसके क्या लाभ परिणाम हुए, और जन भागीदारी स्थानीय स्वशासन के लिए लाया गया था, तो क्या इसने अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को पूरा किया है। जन भागीदारी स्थानीय शासन क्या है, क्या पंचायतों के माध्यम से गांधी जी का जो सपना था कि हम एक रियल इंडिया की स्थापना कर पाएंगे, क्या हम ग्राम सभा के माध्यम से उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं, सारा आपको मूल्यांकन यहाँ करना होगा। इसके प्रावधान, इसमें जो समितियां बनी थी 73rd 74th के अंतर्गत, पंचायत, ग्राम सभा, सभी इकाइयों के प्रावधान, उनमें जन भागीदारी भूमिका। अब ग्राम सभा क्या होती है, सरपंच क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, ये भी आपको पढ़ना पड़ सकता है। और इनके आर्टिकल भी याद करेगा 243 के अंतर्गत, तो आई जे के जो भी हैं सभी। जवाबदेही एवं अधिकार, ये सारे जो आयोग हैं, ये वही आयोग हैं जो मैंने ऊपर बताए, उसको उसी संदर्भ में आपको पढ़ना है कि क्यों बने, क्या कारण था, क्या लाभ हैं, क्या हानि है। लोकतंत्र की विशेषताओं की यदि मैं बात करूं, लोकतंत्र की विशेषता, तो इसमें आएगा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आम आदमी को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लोकतंत्र में ये आज़ादी होती है, अपना कैंडिडेट को चुनने की आज़ादी होती है। वो हमारी तरफ से वहाँ पर जाके कानून बनाते हैं, यानी आपकी अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने में भागीदारी भी होती है। ये आपका राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, और कौन आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो भी आप चुनते हैं। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, वही कि वो हमारे बनाए हुए कानून वहाँ पर जाके बनाते हैं, तो हमारी भी वहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी हो जाती है निर्णयों में। तो ये जो है ये आपको देखना है। उसके बाद ये CBO, NGO और SHG, इनके क्या महत्व हैं, इनकी क्या परिभाषा, ये क्या है, इनके उद्देश्य क्या थे, इनके लाभ क्या हैं, इनकी सीमाएं यानी हानि क्या है। मीडिया एवं की भूमिका एवं समस्याएं, इलेक्ट्रिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। तो देखिए, सबसे पहले मीडिया के प्रकार, मीडिया क्या है, मीडिया का महत्व, विशेषताएं, उसके बाद इनकी सीमाएं क्या हैं, सेंसरशिप क्या है मीडिया पर, एग्जिट पोल क्या है, ओपिनियन पोल क्या है, पेड न्यूज़ क्या है, पित्त पत्रकारिता क्या है, येलो जर्नलिज्म जिसको कहा जाता है, ये क्या है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। विचारक, देखिए अब कुछ लोगों का कहना था कि ये पहले 4th पेपर में थे, यानी कि इथिक्स में थे, अब यहाँ आ गए। अंतर क्या है, वहाँ पर आपको इनकी नैतिकता लिखनी थी। ये प्रशासन में, राजनीतिक में नैतिकता की जो बात कर रहे थे वो लिखने थे। इनके सामाजिक धार्मिक विचार, जैसे ट्रस्टीशिप की थ्योरी हो गई थी गांधी जी की, अहिंसा क्या था, ये आपको वहां पर लिखना था 4थे पेपर में। यहाँ पर राजनीति के संबंध में इनके क्या विचार थे, पॉलिटी के संबंध में इनके क्या विचार थे, क्या राजनीति जनता की सेवा का जो माध्यम है, उन जाहिर सी बात है इनके विचार उच्च होंगे, तभी इनको इन कैटेगरी में डाला गया है। तो ये इनके उच्च विचार जो थे, क्या हम भारतीय राजनीति को उस परिप्रेक्ष्य में, उस आयाम पर ले जा रहे हैं, क्या हम भारतीय राजनीति को नैतिकता के साथ, क्या हम भारतीय राजनीति को एक उदारता के साथ, क्या हम भारतीय राजनीति को पवित्रता के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं जिस दिशा में हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको बढ़ाने का सोचा था। तो हमको उस आधार पर इनके सारे विचार देखने कि राजनीति के संबंध में, राज्य के संबंध में इनके क्या विचार थे, इन्होंने कोई सिद्धांत दिया हो, तो ये सारे आपको विचार यहाँ पर कवर करने हैं। इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको देखने, अब ये अंतर रखिएगा कि यदि ये 4थे पेपर में आते हैं तो आपको इनके नैतिकता के आधार पर अधिक नैतिकता का बताना है, इनकी
नैतिकता, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, उनको अधिक जोर देना है। और यहाँ सेकंड पेपर में आया तो इनकी राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति, इनके राजनीति के परिप्रेक्ष्य में सिद्धांत, उन पर जोर देना है। ये अंतर है बेसिकली। इकाई 5 की यदि मैं बात करूं तो प्रशासन एवं प्रबंधन, ये लोक प्रशासन की पूरी इकाई है। ठीक है, पहली चीज कि लोक प्रशासन पूरा आपके सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ कुछ कुछ टॉपिक हैं वही आपको देखने हैं। अब एक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं तो प्रशासन को आपको समझना जरूरी है, और लोक प्रशासन से अच्छा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको प्रशासन की समझ विकसित करवा सके। तो प्रशासन एवं प्रबंधन क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनकी प्रकृति और इनका महत्व, समाज में इनकी भूमिका, लोक प्रशासन की भूमिका क्या है समाज में, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कब हुआ, एक विषय के रूप में इसका अध्ययन करना क्यों आवश्यक है, किन बिंदुओं के आधार पर एक विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जा सकता है, ये। उसके बाद नवीन लोक प्रशासन और लोक प्रशासन के सिद्धांत की, नवीन लोक प्रशासन के क्या सिद्धांत है, क्या परिभाषा है, ये सारा आपको लोक प्रशासन के अंतर्गत देखना है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लीजिएगा या किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स फॉलो कर लीजिएगा, फलाना ढिमका जो भी आपको मिल जाए, आपको ये टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ सिंपल सा टॉपिक है, पूरा लोक प्रशासन नहीं है। जो डरा रहे हैं आपको, हवा बना रहे हैं अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कि समाजशास्त्र आ गया, लोक प्रशासन आ गया, नहीं, कुछ सब्जेक्ट आए हैं, ये याद रखिएगा। उसके बाद है अवधारणाएं। अवधारणाएं क्या हैं, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, ये अवधारणाएं जो लोक प्रशासन की है, ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। लोक प्रशासन में संगठन के सिद्धांत, पद सोपान क्या है, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता क्या होती है, लोक प्रबंधन में नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन में विकास प्रशासन, ये सारे ना लोक प्रशासन के सिद्धांत हैं, मतलब इसके प्रिंसिपल हैं ये आपको कवर करना है। कोई भी नोट से आपका कवर हो जाएगा। आंसर राइटिंग जब मैं करवाऊंगा तो एक एक चीज आपको क्लियर करवाऊंगा। ये आपका पार्ट ए कंप्लीट किया मैंने। अब पार्ट बी जो है हम उस पर आते हैं। तो पार्ट बी में है भारत में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे व पहल। तो कृषि का भारत में क्या महत्व है ये आपको देखना पड़ेगा। भारत में कृषि का क्या महत्व है, कृषि का वितरण कैसा है, कृषि से संबंधित उद्योग कैसे हैं, उसके बाद उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित, रक्षा क्षेत्र से संबंधित, अन्य क्षेत्रों से संबंधित उद्योग कैसे चल रहे हैं और उनसे संबंधित मुद्दे, सेवा क्षेत्र से संबंधित मुद्दे कि भैया कोई मुद्दा कच्चे माल से संबंधित हो, कोई मुद्दा प्रशासनिक क्रियाशीलता से संबंधित हो, या प्रशासन की निष्क्रियता से संबंधित हो, या कोई मुद्दा लाल फीताशाही से संबंधित हो, क्या मजदूर पे कोई परेशानी से संबंधित मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे आपको यहाँ पर कवर करने पड़ेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना। तो राष्ट्रीय आय क्या है, इनकी गणना की कौन कौन सी विधियाँ हैं और कौन करता है, ये आपको यहाँ पर करना है 3 मार्कर 5 मार्कर में। भारतीय रिजर्व बैंक, व्यापारिक बैंकों के कार्य, वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति। देखिए आरबीआई व बैंकिंग यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसमें ज़रूरत क्यों हुई हमको बैंकिंग की, क्या ज़रूरत थी हमको बैंकिंग की, वो आपको देखना पड़ेगा, क्या ज़रूरत है। कार्य प्रणाली, देखिए कोई भी आप विषय पढ़ेंगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, 5 बिंदु पे पढ़ेंगे तो आपका प्रश्न बन जाएगा, क्या, क्यों, कैसे, कब और वर्तमान, बस इससे बाहर कुछ नहीं है। उसके बाद अगला है कार्यप्रणाली, जो मैंने आपको बताया अभी कि आपको देखना पड़ेगी। वित्तीय समावेशन और मौद्रिक नीति बनाना और उनका अनुपालन करना। अब देखिए वित्तीय समावेशन मौद्रिक नीति से प्रश्न अभी प्री में आ गया था। वित्तीय समावेशन से कौन बनाता है, पढ़ लेते तो प्रश्न गलत नहीं होता भाई मेरे। तो मौद्रिक नीति कौन बनाता है, कौन अनुपालन करता है। कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति। तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या था, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या था, कर क्या होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में अंतर, कौन कौन से इनके अंतर्गत आते हैं। सब्सिडी क्या है, इसको हिंदी में सहायकी बोलते हैं, क्या है, क्या इसका दिया जाना उचित है, लाभ क्या है, हानि क्या है, किस हद तक इसको दिया जाना चाहिए, क्या सीमाएं हैं। नगद लेन देन ये आपको पढ़ना है। और राजकोषीय नीति कौन बनाता है, कौन उनका अनुपालन करता है। लोक वितरण प्रणाली पीडीएस, एक टारगेट पीडीएस भी था 1997 में, देख लीजिएगा। पीडीएस की ज़रूरत क्यों हुई, इसका वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके लाभ हानि, अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां यानी बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, गरीबी हो गई, प्रवचन हो गया, क्षेत्रीय असंतुलन हो गया,
ये सारी चीज़ें, इनके कारण, प्रभाव, परिणाम और समाधान, ये सारे आपको देखना पड़ेंगे। उसके बाद है भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन क्या है। तो भुगतान संतुलन क्या होता है, कैसे नापा जाता है, विदेशी पूंजी की भूमिका उसमें क्या होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, प्रमुख महारत्न कंपनियों के नाम भी देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया आपको देखना पड़ेगा, एफडीआई किस देश से आ रहा है, क्या हो रहा है, किस देश से सबसे ज़्यादा आता है, आयात निर्यात की नीति क्या है आपकी, आयात निर्यात बैंक कहाँ है आपका, आंकड़े डेटा भी देना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कब स्थापना हुई, कौन हेड है, कितने सदस्य देश हैं, क्या इसका कार्य 3 मार्कर में पूछ सकते हैं, या आईएमएफ और भारत एक दूसरे के पूरक हैं या नहीं है, पूछा जा सकता है 5 मार्कर में। विश्व बैंक में भी, तब देखिए जितने भी ये संगठन है ना, इनमें सिर्फ आपको क्या याद करना है कि इनकी स्थापना कब हुई, कौन इनका प्रमुख है, कहाँ इनका मुख्यालय है, कहाँ इनका संगठन है, और भारत से संबंधित इनके कैसे संबंध है। दूसरा, मध्य प्रदेश के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो एमपी की फसलें कौन कौन सी हैं, किस क्षेत्र में बोई जाती हैं, उनका उत्पादन और उनका वितरण कैसा है। बीज व खाद की यदि मैं बात करूं, और पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, इन फसलों का कोई पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। बीज एवं खाद की गुणवत्ता की यदि मैं बात करूं, बीज व खाद की गुणवत्ता की यदि मैं बात करूं तो उन्नत बीज कहाँ से मिलेंगे, उन्नत खाद कहाँ से मिलेगी, चाहे सरकार की कोई नीतियाँ हो तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उनकी आपूर्ति से जुड़े मुद्दे की क्या समस्याएं हैं, क्यों आपूर्ति नहीं हो पा रही है, कृषि करने के अलग अलग तरीके, जैसे वो हाइड्रोपोनिक्स हो, एरोपोनिक्स हो, झूम कृषि हो, कृषि करने के अलग अलग तरीके आपको देखने हैं। उद्यान की यानी हॉर्टिकल्चर में क्या संभावना है, मंदसौर में कॉलेज है, ये भी आपको लिख देना पड़ेगा। मुर्गी पालन के क्षेत्र में क्या संभावना है, पशु एवं कुक्कुट पालन विकास निगम की यहाँ पर आपको बात करनी पड़ेगी। डेयरी, मछली, पशुपालन आदि से संबंधित क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या ग्राउंड रियलिटी है, क्या ग्राउंड पे हमको काम करना पड़ेगा अगर इससे संबंधित कोई उद्योग चलाना है तो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। कृषि उत्पादन कैसा हो रहा है, एमपी का क्या कोई अवार्ड मिल रहा है हमको, परिवहन उसमें कैसा होता है, भंडारण विपणन से संबंधित समस्याएं क्या आती हैं कि भंडारण की समस्या दूर है, कहीं कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई है, कहीं लाइन नहीं खड़ी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी है कि कोल्ड स्टोरेज में कल नंबर आ रहा है, आज बारिश हो गई, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। कृषि की कल्याणकारी योजना, कृषि से संबंधित जो योजना है, जैसे पंचज हो गया, पंच तालाब हो गया, बलराम ताल हो गई, मृदा किसान सम्मान निधि हो गई, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, मृदा सॉइल हेल्थ कार्ड हो गया, ये सारी योजनाएं आपको पढ़नी है। इसके अलावा बहुत सी हैं, सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है भैया इकोनॉमिक्स में, एमपी के क्षेत्र में आपको देखना पड़ेगा। सेवा क्षेत्र आपको पता ही है, तृतीय क्षेत्र में आता है। मध्य प्रदेश का आधारभूत ढांचा एवं संसाधन, आधारभूत ढांचे का मतलब होता है कि उपलब्ध संसाधन क्या है, उनका उपयोग आप कैसे कर रहे हो। उसके बाद मध्य प्रदेश में जनांक व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, तो जनांक व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव है, तो ये आपको जनांक मतलब अधिक युवा हैं तो उसका अर्थव्यवस्था पर तो अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन जब अगर ज़्यादा युवा भी बढ़ेंगे तो जनसंख्या हो जाएगी तो वो अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, तो बैलेंस करके लिखना पड़ेगा भाई मेरे। उसके बाद है औद्योगिक क्षेत्र समृद्धि, प्रवृत्तियाँ एवं चुनौतियाँ। तो औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि कैसी हो रही है, उसके संबंध में क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। कुशल मानव संसाधन यानी मजदूरों की उपलब्धता, उनके नियोजन, उत्पादकता आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। रोजगार के विभिन्न चलन, कहाँ कहाँ रोजगार के चलन हैं, कहाँ कहाँ रोजगार मिल रहा है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ ये भी देखना है कि कौशल विकास योजना जो है वो इससे संबंधित है। मुख्यमंत्री युवा बेरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना सभी इन्हीं से संबंधित है। कौशल विकास योजना इन्हीं से संबंधित है, वो भी आपको लिखना पड़ेगी। तीसरी यूनिट है मानव संसाधन विकास। शिक्षा क्या है, इनके प्रकार क्या है, प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये प्रकार हैं सब। चिकित्सालय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, गुणवत्ता कैसे और बढ़ाई जा सकती है, चुनौतियाँ क्या है बढ़ाने के लिए, बालिका शिक्षा कैसे बढ़ाई जाए, उनमें क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, उनके क्या उपाय। नई शिक्षा नीति को भी कोट कर दीजिएगा। अगला है वंचित वर्ग,
वंचित वर्ग में ये जितने भी वर्ग, निशक्त वर्ग, वृद्धजन, बालक, महिलाएं, सामाजिक रूप से वंचित वर्ग, विकास परियोजनाओं के फलस्वरूप विस्थापित वर्ग, मतलब विकास परियोजना से, विकास परियोजना जैसे सरदार सरोवर डैम बन रहा था हमारा, तो बहुत से गाँव को हटाकर विस्थापित कर दिया गया, तो वो भी वंचित वर्ग में आ गए वहाँ से। तो समस्या क्यों खड़ी हुई है, वंचित वर्ग में कौन कौन आता है, क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इकाई 4 की यदि मैं बात करूँ, समाजशास्त्र का सिर्फ एक टॉपिक आया है भाई, कोई समाजशास्त्र पूरा नहीं है। फलाना ढिमका जो अपनी दुकान चला रहे हैं उनको चलाने दो, आप सिर्फ लोक प्रशासन और समाजशास्त्र की एक एक यूनिट आपको पढ़नी है। तो समाजशास्त्र का क्या टॉपिक है, सामाजिक समरसता के घटक, सामाजिक समरसता के घटक क्या हैं, इनकी विशेषता क्या है, सभ्यता व संस्कृति क्या है, अंतर क्या है, विशेषता क्या है। देखिए सामाजिक समरसता के क्या घटक थे, ये आपको परिभाषा के साथ याद करना है। सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर ये आ सकता है। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, भारतीय समाज की क्या विशेषता आ सकता है। संस्कार कितने होते हैं, ये आ सकता है प्रश्न। वर्ण व्यवस्था क्या थी, प्रश्न आ सकता है। आश्रम क्या है, प्रकार बताइए, प्रश्न आ सकता है। पुरुषार्थ क्या है, प्रश्न आ सकता है 3 मार्कर में। चतुष्टय क्या है, प्रश्न आ सकता है 3 मार्कर में। धर्म एवं पंथ मतों के आधार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, भक्ति आंदोलन से संबंधित चीज़ें आप समाजशास्त्र में जाकर लिख सकते हैं। विवाह की क्या पद्धतियाँ होती हैं, विवाह के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी आपको पता है। विवाह संस्था के रूप में माना जाता है, वो भी समाजशास्त्र के अंतर्गत आपको पढ़ना है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या था, प्रसार शिक्षा इसके अंतर्गत जो चलाई जा रही थी वो क्या है। पंचायती राज सामुदायिक विकास में गैर सरकारी संगठनों की क्या भूमिका है। पंचायती राज में सामुदायिक विकास में, मतलब सभी समुदाय के विकास में गैर सरकारी संगठन एनजीओ की क्या भूमिका है, क्या सीमाएं हैं, ये आपको देखना होगा। स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां क्या है, मतलब स्वसेवा, खुद की सेवा जो होती है ना, आत्मनिर्भरता। स्वसेवा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियां, उन्होंने कुछ ऐसी नवीन प्रवृत्तियां विकसित कर ली, वो हमको देखना पड़ेगा। कुटुंब न्यायालय, खाप पंचायत नहीं है ना, ये कुटुंब न्यायालय, याद रखिएगा क्या है, क्या आवश्यकता पड़ी, ये आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। परिभाषा तो आपको अपने सिलेबस के हर एक टॉपिक की याद होनी चाहिए। जब परिभाषा याद हो तो आप अपने आप लिख दोगे, पॉइंट तो अपने आप आ जाएंगे, इतना तो पढ़ के जाओगे ना कि स्टैंडर्ड लिख सको। तो सभी, जैसे जनसंख्या क्या है, स्वास्थ्य समस्याएं क्या हो सकती है, स्वास्थ्य क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, सशक्तिकरण क्या होता है, परिवार कल्याण क्या होता है, जनसंख्या नियंत्रण क्या होता है, ऐसी पूरे 6 पेपर में सभी, मतलब पूरे जो 5 पेपर है ना, सभी पूरी एक एक वर्ड की आपको परिभाषा याद होना चाहिए, आपका काम आधा तो वहीं हो जाएगा। तो ये लास्ट जो है यूनिट, इसमें है जनसंख्या और स्वास्थ्य समस्याएं। जनसंख्या क्या है, जनसंख्या बढ़ेंगी तो क्या स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण समस्या और निदान आपको यहीं पर देखना है। स्वास्थ्य के मुद्दे, सशक्तिकरण किस प्रकार किया जा सकता है, परिवार कल्याण कार्यक्रम किस प्रकार चलाया जा सकता है, क्या विशेषता थी इसकी, क्यों लाया गया, कहाँ तक सफल हुआ, सफलता के पैमाने को भी आकलन करने के लिए बोल सकता है वो। जनसंख्या नियंत्रण क्यों ज़रूरी है, इस पर निबंध भी आ सकता है। उसके बाद है एमपी में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपराएं, जनजातियों में प्रचलित पर्व उत्सव। ये आपने एमपी के पेपर में ही कर लिया, मैं पूरा बता चुका हूँ किससे कंप्लीट करना है। अगला है महिला शिक्षा, महिलाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता क्या है, वो आगे बढ़ रही हैं अगर तो क्या उपलब्धियाँ हासिल कर रही हैं, हमने देखा भी ओलंपिक में भी। पारिवारिक स्वास्थ्य क्या होता है, जैसे इसमें जन्म मृत्यु संबंध, इनकी परिभाषा याद करनी है। कुपोषण की परिभाषा याद करनी है, उसके कारण और निदान, उसके प्रभाव। पूरक पोषण, यानी पोषण के अलावा जो अन्य तरीके से पोषण दिया जा रहा है, पोषण के अलावा भी पूरक पोषण हेतु शासकीय कार्यक्रम, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी दखल प्रतिरक्षण। तो ये जो पूरक पोषण के लिए जो सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी रक्षा हेतु तकनीकी दखल प्रतिरक्षण आपको पढ़ना पड़ेगा। संक्रामक व असंक्रामक बीमारी क्या होती हैं, कैसे फैलती हैं, क्या प्रकार हैं और इसके उपचार किस प्रकार किया जा सकता है। ये कोरोना के कारण बहुत अच्छा प्रश्न बन जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही इनका उद्देश्य क्या है, देखिए सभी संगठन आप ऐसे याद करिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसका उद्देश्य क्या है, संरचना कैसी है, कार्य क्या है, कार्यक्रम क्या। अब आपको यहाँ पे कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ ये देख लेना, और इंडिया के साथ इससे कैसे रिलेशन है ये देख लीजिएगा। तो ये आपका जो है ये हो गया पेपर 2 का डिस्कशन। इसके बाद मैं पेपर 3 का डिस्कशन लेके आऊँगा। डिस्कशंस के बाद क्लासेस चालू हो जाएंगी आपकी।
क्लासेस मतलब आपके आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी और प्री के टेस्ट शुरू हो जाएंगे। तो ये एक एक चीज़ मैंने आपको एलेबरेट कर दी है। इसी हिसाब से आप अपने मानक पुस्तक के साथ और नोट्स के साथ अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा। बाद में प्रॉब्लम होती है, और मानक पुस्तक जरूर पढ़ना, बिना मानक पुस्तक के अब काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये था मेरा दूसरा पेपर एनालिसिस। अब मैं तीसरा पेपर एनालिसिस और करूँगा, चौथा, पाँचवा, छठा भी आएगा। हालांकि उसके बाद एक वीडियो और आएगा जो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा मेंस के रिगार्डिंग, और प्री वाले भी आगे आपको देने ही है मेंस, तो उसको देखिएगा। ये था मेरा पेपर 2 का डिकोड। आगे के सभी प्रकार के वीडियोस, ऑडियो, आंसर राइटिंग और प्री की टेस्ट सीरीज के लिए जुड़े रहिए लर्नर्स पैराडाइज के साथ। धन्यवाद।